हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था कि आज मैं क्या लूंगा, कोशिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी को लूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, स्टेट लेवल के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया है वो लेंगे, फिर एसएससी का लेंगे, फिर रेलवे का लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोजोम बना होता है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था, क्रोमोजोम जो है डीएनए का एक सेगमेंट होता है। ठीक है, क्रोमोजोम किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। क्रोमोजोम किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ए नंबर, डीएनए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2n+1 गुणसूत्र। तो दोस्तों 2n+1 गुणसूत्र मैंने बताया हुआ है, 2n+1 गुणसूत्र किसमें होता है? ट्राइसोमिक में होता है, ट्रांसजेंडर में होते हैं। ठीक है, 47 क्रोमोजोम हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? ट्रांसजेंडर हो जाता है। 47 हमें कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। विट में कितना होता है दोस्तों? 22 पेयर होते हैं क्रोमोजोम। चिंपैंजी में कितना होता है? 24 पेयर होता है। मस्क्यूटो में कितना होता है? 3 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों और पशु कोशिकाओं से, पौधों और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यह इनके द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? स्लेडन और स्वान ने। स्लेडन और स्वान ने क्या दिया था दोस्तों? सेल थ्योरी दिया था। स्लेडन और स्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि कोशिका का निर्माण, पौधों और पशुओं का निर्माण जो है कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी वस्तु सेल से बना, ये किसने कहा था? स्लेडन और स्वान ने। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट यही था, सेल इज द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजनस बेस जो है 2 टाइप्स का होता है, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडीन। प्यूरिन 2 टाइप्स का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन 3 टाइप्स का होता था, कौन कौन दोस्तों? थाइमिन, साइटोसिन, और एक होता था दोस्तों थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 3 होता था। तो दोस्तों आरएनए और डीएनए में ये दोनों रहता था, ग्वानिन और साइटोसिन, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब देखिए डीएनए में क्या होता था, एडिसिन जो है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता था, तो ये डीएनए हो गया। और जब एडिसिन जो है यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बना लेता था तो ये आरएनए हो गया। ठीक है, तो अब आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस जो है अनुपस्थित होता है। तो डीएनए में कौन सा बेस अनुपस्थित होता है? इसमें से देखिए, डीएनए में एडेसिन होता है, थाइमिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। तो यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूरेसिल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, 1665 में। अब आपसे लिविंग कोशिका, जीवित कोशिका की खोज पूछेगा, तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने 1674 में। लीवेनहॉक ने कब किया था? 1674 में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो वंशागति, वंशागति माने क्या होता है? हेरिडिटी। ठीक है, या जेनेटिक्स का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों ये दिया था सटन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान के एग्जाम में आया है। ठीक है, लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो सटन नामक साइंटिस्ट ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? ठीक है दोस्तों, अकोशिकीय। अकोशिकीय मतलब जिसमें कोई सेल नहीं हो, नो सेल, जिसमें कोई सेल नहीं हो। तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में एक सेल होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये। ठीक है,
शैवाल में भी होते हैं, कवक में भी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक के सॉरी सॉरी दोस्तों, बैक्टीरिया क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है, ये प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है। शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक है। कवक क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और मैंने आपको क्या बताया था, वायरस जो है दोस्तों, इसमें कोई सेल नहीं होता है, ये नॉन लिविंग होता है वायरस। लेकिन जब ये लिविंग सेल में आता है, जब इसे होस्ट सेल मिलता है, होस्ट सेल मतलब किसी लिविंग की कोशिका जिसमें वायरस घुस जाता है, तो वो लिविंग की तरह काम करने लगता है। तो वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक का काम करता है। वायरस में कोई सेल नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, वायरस होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको स्पष्ट ऑप्शन में मिल रहा है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। 70S को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों, 50S और 30S। 80S को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 60S और 40S। ठीक है, अब चलिए अब आगे बात करते हैं। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति हर एक सेल में पाई जाती है सिवाय जंतु कोशिका। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वाल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जंतु कोशिका। ठीक है, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। दोस्तों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनमें न्यूक्लियस जो है अनडेवलप होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जीवाणुओं में। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, नॉल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियस और राइबोसोम, न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है प्रोटीन के संश्लेषण में। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं। पहला सी ऑप्शन क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एथी पाया जाता है दोस्तों। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, फॉर्मेशन नहीं, तो संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, राइबोसोम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, राइबोसोम में होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही था, न्यूक्लियस और राइबोसोम, लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कल मैंने इस क्लास जो लिया था उसमें मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का था, दो टाइप्स का था, रफ और स्मूथ। तो रफ वाले पे क्या था, इसमें प्रोटीन पाए जाते थे, राइबोसोम, 80S राइबोसोम इसमें पाया जाता था। तो ये क्या करता था, प्रोटीन के सिंथेसिस, फॉर्मेशन और सिंथेसिस का काम करता था। तो दोस्तों ये भी तो आंसर होगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदप के जालिका। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको एपोस्पोरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। आप जाके देख सकते हैं, मैंने पूरे डिटेल्स में सेल डिवीजन बता रखा है। ठीक है, अब चलिए, बायोप्सी क्या है दोस्तों, बायोप्सी क्या है, बायोप्सी जो है दोस्तों, जीवित शरीर जो होता है उसको काटते हैं, तो उसी के ऊतकों की जो जांच होती है उसी को हम बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो लीवर का टेस्ट होता है, तो लीवर से कुछ पार्ट्स को क्या करते हैं, कट करते हैं और उसी में जांच करते हैं, लीवर कैंसर या लीवर में कुछ फैटी हो गया, क्या हो गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बायोप्सी कहा जाता है। ठीक है, सेल के कुछ पार्ट को
बाहर लेके मांस का टुकड़ा और उसी के ऊपर जो है जांच होता है टिश्यू की, उसी को क्या कहा जाता है, बायोप्सी कहा जाता है। ये लिविंग बॉडी में होता है, जीवित शरीर में होता है, ना कि मृत शरीर में दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया में है दोस्तों, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, न कि संश्लेषण करता है। फॉर्मेशन अलग चीज हो गया, फॉर्मेशन मतलब हो गया प्रोटीन बना रहा है, संश्लेषण मतलब प्रोटीन को क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है और उसको डाइजेशन के थी कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, डीएनए एक अणु है, ठीक है। अच्छा, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, मैंने कल ही बताया था, डीएनए में क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हम देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या है, नाइट्रोजनस क्षार और पेंटोज सकरा। तो दोस्तों राइबोज जो शुगर के रूप में डीएनए में कौन सा पाया जाता है, राइबोज शुगर, और राइबोज क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखिए दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज सकरा, ये नहीं होगा, क्योंकि 3 चीज पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सकरा और फास्फोरिक अम्ल, दोस्तों यही आंसर होगा, ठीक है, तीनों पाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, वंशा दोस्तों मैं पहले ही बोला था ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सूत्र अभी पढ़े हमने, सटन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है जिसमें क्या होता है, अकोशिकीय मतलब जिसमें सेल नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। अभी मैंने बताया था आपको, पूरा डिटेल्स बताया था। सेल वायरस क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन जब ये लिविंग सेल में घुसता है जिसे होस्ट सेल कहते हैं, वायरस जब किसी लिविंग कोशिका में घुस जाता है तो उस लिविंग के कोशिका को क्या कहते हैं, होस्ट सेल कहा जाता है, और उस कोशिका में घुस के वायरस जो है लिविंग की तरह काम करने लगता है, ठीक है। अनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है दोस्तों, कल ही बताया था, जीन कहा जाता है। अनुवंशिकीय इकाई विज्ञान की मूल इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। और एक और चीज बताया था, जीन का खोज किसने किया था, जॉनसन ने किया था, ठीक है। एक जीन जो है, एक जीन जो है ह्यूमन बॉडी में एक कैरेक्टर को, एक जीन जो है एक कैरेक्टर, एक गुण को ट्रांसफर करता है, ठीक है। इस सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है, विभाजन, ठीक है। दोस्तों पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, शीर्षस्थ विभाज्योतक, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, ठीक है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, इसका संभावित कारण होता है दोस्तों कि पादप कोशिकाओं में बड़े बड़े रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल के अंदर जो है खाली जगह को क्या बोला जाता है, वैक्यूल्स बोला जाता है, रसधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है।
प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपने योगदान देते हैं दोस्तों? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस प्रक्रिया को एपोस्पोरी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एपोस्पोरी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? बिना सेल डिवीजन के ही नया सेल बन जाता है। ठीक है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायुवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है दोस्तों? कल मैंने क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कल मैंने बताया था आपको एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता था दोस्तों? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनता था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑल्टमैन ने की थी। ऑल्टमैन और फ्लेमिंग ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन और फ्लेमिंग ने 1890 ईस्वी में इसकी खोज की गई। ठीक है, इसका नाम किसने दिया था? तो बेंडा नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। इन सभी चीजों को याद रखना है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है और सिंगल हेलिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S होता है, इसलिए इसका तुलना किससे किया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल से किया जाता है। एक और बात, इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्योंकि ये अपना पूरा काम जो है आधा से ज्यादा काम खुद कर लेता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब चलिए दोस्तों, किसको कोशिका का सप्तगृह कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? एनर्जी बनता है, अभी बताया आपको, तो उसको पावर हाउस कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी से, अभी बताया मैंने। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। बायोप्सी क्या है? मैंने क्या बोला था? जीवित शरीर से जो मांस का टुकड़ा लिया जाता है उसके ऊपर टिश्यू का जांच किया जाता है, ऊतकों का जांच किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है, राइबोसोम। डीएनए एक अणु है, तो डीएनए में क्या क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, और एक होता है दोस्तों शुगर होता है। और शुगर कौन सा होता है? राइबोज शुगर होता है। और राइबोज शुगर को क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। क्यों? क्योंकि ये 5 कार्बन से मिलकर बना है। ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर कहा जाता है क्योंकि इसमें 6 शुगर होता है, 6 कार्बन होता है। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहा है? मानव कोशिकाओं में होते हैं, तो मानव कोशिकाओं में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें दो भाग में बांटा जाता है, 22 पेयर और 1 पेयर। 22 पेयर जो होता है इसे ऑटोसोम कहा जाता है, जो कि सेम होते हैं मेल फीमेल में। और 1 पेयर जो डिफरेंट होता है, सेक्स क्रोमोजोम, गैमेट ऑर्गन जो डिफरेंट होते हैं, बॉयज में XY और लड़की में XX, इसे कहा जाता है ऑलोसोम क्रोमोजोम। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 23 पेयर, यानी 46 क्रोमोजोम जो है ह्यूमन में पाए जाते हैं। अगर ह्यूमन में क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाती है तो वो ट्रांसजेंडर बन जाता है। याद रखना है, इसे याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 46, सी नंबर। ठीक है, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों का आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो किसमें किया जाता है दोस्तों? मेटाफेज में किया जाता है। ठीक है, ठीक है। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था, राइबोसोम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कोशिका का शक्ति गृह अभी मैंने बताया था दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है दोस्तों। क्रेब्स चक्र क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो 36 एटीपी एनर्जी बनता है, इसी को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में C6H12O6। जब ये रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, जब दोस्तों कलर चेंज करता हूं मैं, कलर लगता है कुछ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए C6H12O6 जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एक मिनट ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों C6H12O6 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है हमारा, क्या बनता है, C6H12, यहाँ पे CO2 बनता है, वाटर बनता है, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनता है। वो एनर्जी कितना होता है, 36 एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनता है। इसी प्रक्रिया को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्रेब्स साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए अणुओं के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनिक क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, डीएनए में जो ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एच बॉन्ड होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एच बॉन्ड होगा, ठीक है, ठीक है। प्राणी कोशिकाओं में कौन से आरएनए की प्रचुरता है, तो दोस्तों कौन सा आरएनए ज्यादा पाया जाता है, आर आरएनए। मैंने आपको बताया था आरएनए जो है 3 टाइप का होता है, कौन कौन, आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। आर आरएनए क्या करता है, ये जो है पता लगाता है कि हमारे बॉडी को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है। जितना प्रोटीन की आवश्यकता है मैसेंजर आरएनए क्या करता है, उतना प्रोटीन बना देता है, और फिर टीआरएनए उस प्रोटीन को सारे सेल्स में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था, कब किया था, 1953 में किया था, 1953 में, ठीक है। 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों 64 कोशिकाओं के निर्माण में 32 समसूत्री विभाजन होगा। कैसे होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आंसर रटना नहीं है, सिंपल है। अब मान लीजिए 64 की जगह पे 80 पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, रटिएगा नहीं, रटना नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला था, 2 विभाजन होता है, एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। तो समसूत्री में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनता है। तो ठीक है, तो कोशिका कितना है, 64 है, यानी नया कोशिका 64 है, न्यू यानी डॉटर सेल कितना है, 64 है। तो डॉटर सेल 64 बनने के लिए यहाँ पे कितने सेल चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 32 बनेगा। अगर आपसे पूछेगा 100 नई कोशिकाओं के लिए कितने कितने मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता है, पेरेंट सेल की आवश्यकता है, तो 50। अगर विभाजन कैसा होगा, समसूत्री होगा। अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्धसूत्री में दोस्तों एक पेरेंट सेल से 4 कोशिका बनती है, एक पेरेंट सेल से 4 कोशिका, एक सेल से 4 कोशिका। तो यही यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, बोल देता समसूत्री की जगह पे अर्धसूत्री विभाजन है। तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितना बन रहा है, 64,
4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है, आंसर हो जाता है 16। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सम सूत्र, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 32। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला, दोस्तों अभी बताया था, सिंपल है दोस्तों। मेरे लेक्चर को आप देखिए, इसमें सिंपल सिंपल मैंने बता रखा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन लेक्चर से है, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया। देखिए आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर, तो आरएनए में क्या होता है, ए टी, यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजनस बेस को दो टाइप, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन दो टाइप्स में होता है, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन 3 टाइप्स, कौन कौन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो दोस्तों गुआनिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, आरएनए हो या डीएनए हो। डीएनए में क्या होता है, एडेनोसिन जो है डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ हो जाता है, और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में जो है एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ, यानी थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है और एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है। आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है, एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है, आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 डॉटर सेल बनता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक मिनट विभाजित होती है, तो एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है। एक प्याला भरने में कितना लगता है दोस्तों, 1 घंटा लगता है। अब प्रत्येक मिनट यानी उससे पहले जब विभाजन हुआ होगा दोस्तों, उससे पहले जब विभाजन हुआ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ बना होगा। जैसे मान लीजिए एक प्याला में 100 सेल है, ये एक हर मिनट डिवाइड होती है और 60वें मिनट में कितना बनाती है, 100 सेल। तो 50 सेल कब बना होगा, यानी 59वें मिनट में, क्योंकि डबल बनता है। 59वें मिनट में कितना बना होगा, 50 बना होगा, फिर अगले मिनट में 100 बन गया। तो यही होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 59 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं समझे होंगे, एक बार मैं बता देता दोस्तों। मैंने क्या बोला था, सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल से क्या होता है, डबल बनता है, डबल बनता है। तो ये बोल रहा है कि 1 घंटा यानी 60 मिनट में पूरा प्याला भर जाता है। तो इससे पहले वाला सेल डिवीजन कब होगा, 59वें मिनट में होगा, क्योंकि हर मिनट सेल डिवीजन हो रहा है। तो हर मिनट सेल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेल बना होगा इस प्याले के आधा बना होगा, तभी तो ये 60वें मिनट में पूरा भर गया। और यहाँ पे विभाजन कौन सा हो रहा है दोस्तों, समसूत्री विभाजन हो रहा है, क्योंकि उसी में डबल सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 मिनट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम है। ठीक है, उसे हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। ठीक है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकान को कोशिका के पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ठीक है, कोशिका की अतिरिक्त आंतरिक परत है जो डिंबा अवस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, ब्लास्टोसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं, इन्हें हम हैबरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। डिंब के बाह्य चर्म परत से बनता है, महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी में आया था दोस्तों। डिंब के बाह्य चर्म परत बनता है नाड़ी संस्थान में, कहा बनता है, नाड़ी संस्थान में। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मिक
प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं दोस्तों। प्लाज्मिड जो है दोस्तों बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड जो है दोस्तों अभी मैं बताता हूँ, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें दो चीज होता है, एक होता है प्लाज्मिड और दूसरा होता है फ्लैजिला। प्लाज्मिड क्या करता है, ये एक्स्ट्रा डीएनए है, ये क्या है, एक्स्ट्रा डीएनए है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। और फ्लैजिला जो है ये मूवमेंट का काम करवाता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें मूवमेंट का काम कौन कराता है, फ्लैजिला, ठीक है। इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर हो गया क्या, प्लाज्मिड उपस्थित होते कहाँ, बैक्टीरिया में, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का मॉडल कब प्रस्तुत किया था, आपको पता है 1953 में। डीएनए से आरएनए बनना, देखिए दोस्तों डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों कमेंट में आता था कि हिंदी में पढ़े, देखिए दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारा क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुसरण बोलते हैं, ठीक है। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, अनुवादक, ट्रांसलेशन, ठीक है, ठीक है। वायरस क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाना लगता है, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसलेशन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा आंसर हमारा, ठीक है, ठीक है। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में कौन होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है, डीएनए के साथ डीएनए डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन बनता है तो ये क्या करता है, डीएनए को पैकेज कर देता है, कॉम्पैक्ट कर देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। तो डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन बन जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए के साथ क्या बनता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हो, तो दोस्तों सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका आंसर। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है, अपशिष्ट निपटान में मदद करता है दोस्तों लाइसोसोम। ये क्या करता है, ये जो है स्कैवेंजर ऑफ सेल है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर, सेल का सफाई कर्मी, यानी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, सफाई कर देता है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। जितने भी हानिकारक इंसेक्ट आते हैं उन्हें क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइसोसोम होगा। इसे आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, अभी मैंने बताया था दोस्तों, किसमें होते हैं, बैक्टीरियाज में होगा, बैक्टीरियाज में होगा, बैक्टीरियाज यहाँ पे बैक्टीरिया में होगा, ठीक है। प्लाज्मिड कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें प्लाज्मिड होता है। इसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ठीक है। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो दोस्तों प्लांट सेल में नहीं होता है, ये देखना है हमें। कौन से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली। दोस्तों
पशु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल में कौन सा चीज नहीं होता है, सेल वाले एनिमल सेल में नहीं होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? देखिए, अब रेलवे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं अब आ गए हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है दोस्तों? 2004 का क्वेश्चन है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए क्या काम करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाचन का कोई रोल नहीं होता है आरएनए का। ठीक है, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? केंद्रक से होता है, न्यूक्लियस से होता है। जीन परिवर्तन किससे होता है? जीन का परिवर्तन किससे होता है? डीएनए से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पशु कोशिका में पाया जाता है कौन सा? लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम और राइबोसोम। तो दोस्तों, एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है और प्लांट सेल में लाइसोसोम जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आ गया, लाइसोसोम को कहा जाता है, मैं बता चुका हूं। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण यानी अर्धसूत्री विभाजन, एएलपी का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में आया है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। ठीक है, अर्धसूत्रण कौन सा सत्य नहीं है? ये सही है दोस्तों। मैंने क्या बताया था? अभी बताया था आपको, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है 2 बार होता है। समसूत्री में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनता है, लेकिन अर्धसूत्री में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है। यानी समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री में 2 बार होता है। ठीक है, ठीक है, तो 2 चरण में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। नहीं दोस्तों, एक बात और मैं बताना भूल गया था आपको, समसूत्री विभाजन में क्रोमोजोम जो है, जितना क्रोमोजोम पेरेंट सेल में होगा उतना क्रोमोजोम जो है डॉटर सेल में होता है। यहाँ पे दो जो एक पेयर क्रोमोजोम होगा तो इसमें भी एक पेयर होगा, इसमें भी एक पेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे जितना क्रोमोजोम होगा, एक जैसे 2 पेयर है तो यहाँ पे एक पेयर क्रोमोजोम होगा, यहाँ पे एक पेयर होगा, यहाँ पे एक पेयर होगा, यहाँ पे एक पेयर होगा, यानी क्रोमोजोम की संख्या कितना होगा? आधा हो जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? गुणसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधा हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते, सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, सही है दोस्तों, सब सही है। लेकिन ये क्या है? गलत है, यहाँ पे आधा होता है, डबल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है, साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी रहती है दोस्तों? उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से, नहीं दोस्तों, देखिए टोनोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों? वैक्यूल्स का जो आउटर परत होता है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, किसके द्वारा अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया था? ग्रेगरी अनुवंशिकी कहा गया था। देखिए दोस्तों, अनुवंशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को, लेकिन अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा, जेनेटिक्स नाम दिया, वेटसन ने नाम दिया था। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। ठीक है, स्लाइडन एवं स्वान, 2 और 4 दोस्तों आंसर हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम बता चुका हूं मैं। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिकाओं का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कहा जाता है दोस्तों? नाभिक का, क्योंकि वही सारा कंट्रोल करता है। इसे कंट्रोलर का नाम दिया जाता है, मैनेजर का नाम दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो दोस्तों कोशिका भित्ति। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज, इसमें दोस्तों कोशिका भित्ति ऑप्शन में नहीं है। अब क्या होगा? प्लास्टिड जो होता है दोस्तों, प्लास्टिड, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कलर प्रदान करता है। ये 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टिड जो है ये केवल और केवल प्लांट सेल में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लवण, लवक बोलते हैं। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? पशु में तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? सबसे बड़ी कोशिका जो है न्यूरॉन की कोशिका होती है। अभी मैं बता देता हूं दोस्तों। पशु मतलब ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया। तो ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका भी होगी वो स्पर्म का होगा। स्पर्म का कोशिका क्या होता है? सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी कोशिका ओवा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन होगा? वो न्यूरॉन होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे लंबी देना चाहिए था, सबसे बड़ी दिया है। तो सबसे बड़ी जो होता है दोस्तों ओवम होता है, ओभा होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यानी यहाँ पे सबसे लंबी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, लंबाई में पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो न्यूरॉन होगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है साइटोप्लाज्म। जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना, तो राइबोसोम को कहा जाता है? किस किस में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है? जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, लैब में उन्होंने क्या किया था? प्रोटीन संश्लेषण किया था। ठीक है, ठीक है। जीन नहीं दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण किया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। सेल थ्योरी में वाटसन एवं क्रिक ने बताया था, क्या है? कोशिका है। ठीक है। सजीवों की क्या पहचान है? ठीक है, सजीवों की क्या पहचान है? श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण सभी है। ठीक है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कोशिका में दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा सेल हो गया। इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट होता है न्यूक्लियस, 2 नंबर पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे छोटा होता है राइबोसोम। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसने बोला था कि सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने हैं? तो स्लाइडन और स्वान ने, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। तो 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं, क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है? अमीनो अम्ल होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ठीक है, तो कोशिका में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल क्लोयोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल, एक प्रोटीन बनाने के कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग, क्लोरोफिल देता है? क्लोरोफिल क्या देता है? ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमेलित करना है दोस्तों, मिलान करना है। ये देखिए,
पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डीएनए, डीएनए में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या होती है। और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम का 180 होगा। 180 कहाँ दिख रहा है? 180 इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। डीएनए 2 C का 2 एक का सी, 2 का बी, और 3 में क्या दे रहा है दोस्तों? 3 में दे रहा है पावर हाउस, 3 में ए होगा, यानी बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इसमें इनमें होता है, ठीक है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है दोस्तों? क्रोमोजोम में होता है, ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? कार्नबर्ग ने किया था, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? वायरस पर लागू नहीं होता है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं। अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में मिलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोटीन का। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये मेटाफेज में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड में अभी बताए थे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। प्लांट का सेल वॉल किसके बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें क्या होते हैं? कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये सही जवाब है, ठीक है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, पहला सही है। हरित लवक नहीं होते, ये भी सही है। तारक केंद्रक होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं, ये भी सही है। हेमोग्लोबिन होते हैं, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दोस्तों अब देखिए एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है? किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? टैडपोल जो है कायांतरण द्वारा होता है, ठीक है। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? समपरासरी कहते हैं, समपरासरी। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो क्रोमोसोम में क्या होता है दोस्तों? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रंथिक कला, ग्रंथिक ऊतक। बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? रैखिक गति, कोणीय गति, बल, ऊर्जा। तो किसके द्वारा? ऊर्जा द्वारा हमारा वृद्धि होता है, हम ही है ना बहुकोशिक एनिमल है, ठीक है। कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? तो इंटरफेज का हिस्सा नहीं है समसूत्रण। माइटोसिस जो है इंटरफेज का हिस्सा नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। किसने खोजा था इसे? पुरकिंजे ने खोजा था। आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? उसे हम समजात अंग कहा जाता है, ठीक है, समजात अंग। किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लयनकाय। लाइसोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? लयनकाय। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन का पहला चरण कौन सा है? तो सूत्र विभाजन का पहला चरण होता है दोस्तों प्रोफेज। प्रोफेज के बाद एनाफेज होता है, एनाफेज के बाद टेलीफेज, उसके बाद मेटाफेज, ठीक है। तो प्रोफेज हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
निम्नलिखित में कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में से कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो कोशिका विभाजन एथी राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन नहीं बनेगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक और पार्ट लेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जय